हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अभी हम लोगों के मेथड्स ही चल रहे हैं, तो आज ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड समझेंगे क्या होता है। इससे हम हिंदी में आत्मनिरीक्षण, या अंतर्निरीक्षण, ठीक है, या अंतर्निरीक्षण या इस नामों से जानते हैं। अंतर्निरीक्षण, विधि आदि नामों से जानते हैं। हिंदी में इसे क्या हम आत्मनिरीक्षण, अंतर्निरीक्षण या अंतर्निरीक्षण भी कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? अंतर्निरीक्षण यानी कि आत्मनिरीक्षण, निरीक्षण का तात्पर्य है कि अपने अंदर देखना, अपना निरीक्षण स्वयं करना। इसमें व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करता है। और जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। तो क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जो कि बहुत महान दार्शनिक थे, उन्होंने पहले अंतर्निरीक्षण विधि का ही प्रयोग किया था। क्योंकि पहले तो इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे ना, आत्मा का अध्ययन करने के लिए, आत्मा के बारे में जानने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। तो यह ऐसा माना जाता है कि ये अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की ही विधि है, मनोविज्ञान के लिए ही बनी हुई एक विधि है। और मनोविज्ञान से संबंधित अन्य शाखाएं, मनोविज्ञान की जो भी शाखाएं हैं, उनमें प्रयोग की जाती है। अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान में तथा उससे संबंधित अन्य शाखाओं में प्रयोग की जाती है। अंतर्निरीक्षण विधि को वैज्ञानिक रूप दिया था टिचनर ने। टिचनर ने इसको वैज्ञानिक रूप दिया। टिचनर ने वैज्ञानिक रूप प्रदान किया इसका, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। आगे चल के पहले तो ये अंतर्निरीक्षण दर्शन शास्त्री यूज करते थे, फिर आगे चल के टिचनर ने इसका प्रयोग किया और इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया। तो इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि क्या है। तो इसकी परिभाषा दी है स्टाउट ने। स्टाउट के अनुसार, ठीक है, स्टाउट ने क्या बताया है कि अपनी मानसिक क्रियाओं का, जो व्यक्ति, अंतर्निरीक्षण क्या है, स्वयं ही तो व्यक्ति करता है, तो अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। ये परिभाषा दी है स्टाउट ने, ठीक है। तो अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है स्टाउट के अनुसार। तो एक परिभाषा हम लोग और देख लेते हैं वुडवर्थ की।
वुडवर्थ ने क्या कहा है? तो वुडवर्थ के अनुसार इस विधि को अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। इस विधि को अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। ठीक है, इस विधि को अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं, इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं, आत्मगत होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने इस तरह से ये परिभाषा बताई है। इस विधि को अंतर्निरीक्षण विधि कहा जाता है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। अब हर विधि की, जैसे आगे पिछले भी हम लोगों ने पढ़ी है कि हर विधि में कुछ ना कुछ अगर गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं, तो वो एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं ना, इस विधि के महत्व बताइए या इस विधि का लाभ बताइए, लाभ और हानि बताइए, इस विधि के बारे में बताइए। तो इसी तरह से इस विधि के भी कुछ महत्व हैं, कुछ दोष हैं। तो इसमें आगे हम लोग महत्व और दोष देख लेते हैं। लाभ, लाभ इसे महत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहले तो यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। ठीक है, तो यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। ठीक है, जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि। इस विधि में एक समय में एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें और दूसरा लाभ मतलब क्या आएगा? एक समय में एक ही व्यक्ति का अध्ययन, जब एक ही व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन भी काफी सूक्ष्मतम होगा, है ना। एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, तो ये इसका दूसरा गुण हो गया कि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। अब इसका तीसरा क्या है कि व्यक्ति की मानसिक दशाओं का, व्यक्ति की मानसिक दशाओं का अनुमान, इसमें क्या है? तीसरी, व्यक्ति की मानसिक दशाओं का अनुमान इस विधि द्वारा संभव है। ठीक है, इस विधि द्वारा संभव है। तो ये इसका और एक गुण हो गया कि व्यक्ति की मानसिक दशाओं का अनुमान इस विधि द्वारा संभव है। अब क्या है? यह सहचर प्रतिक्रिया काल तथा कुछ अन्य अध्ययनों में भी इसका प्रयोग करते हैं। सहचर्य प्रतिक्रिया काल, सहचर्य प्रतिक्रिया काल तथा कुछ
कुछ अन्य अध्ययनों में भी तथा कुछ अन्य अध्ययनों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ये एक और गुण हो गया, चौथा गुण। अब क्या है कि व्यक्ति सही सूचनाएं दे रहा है या नहीं। अब इसमें तो ये एक दुविधा रहती है ना कि व्यक्ति सही सूचनाएं दे रहा है कि नहीं, तो हम उस समय क्या करते हैं, बाह्य व्यवहार से, जो उसका बाह्य व्यवहार प्रदर्शित हो रहा होता है उससे उसकी तुलना करते हैं कि वो सही सूचना दे रहा है, वो और उसका व्यवहार जो प्रदर्शित हो रहा है वो एक जैसा है कि नहीं। तो व्यक्ति सही सूचना दे रहा है, यह हम बाह्य व्यवहार से तुलना करके सत्यापित करते हैं। व्यक्ति दे रहा है, यह बाह्य व्यवहार से तुलना करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति सही सूचना दे रहा है, यह हम कैसे जाने, तो उसका जो बाह्य व्यवहार है उसको देखते हैं, उसको नोट करते हैं और जो सूचना को है और बाह्य व्यवहार में कंपैरिजन करते हैं, तब इसमें हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो सूचना प्राप्त होती है वो मतलब जो शुद्ध और प्रमाणिक सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आंतरिक दशाओं का विवरण प्राप्त करने के लिए आंतरिक दशाओं का विवरण प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करते हैं। ये सब इसके लाभ हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के। तो इसमें और भी लाभ है, इसके द्वारा हम व्यक्ति के संवेग, व्यक्ति की भावनाओं आदि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं ना। तो इसमें संवेग, भावनाओं, इस विधि का प्रयोग हम इन सब संवेग, भावनाओं आदि का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं। आदि का अध्ययन इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इसमें कुछ लाभ हैं, तो इसमें इस विधि में कुछ हानियां भी हैं। हर विधि में जैसे होती हैं, तो इस विधि की हानियां हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जैसे इसमें कुछ लाभ है तो हानियां भी हैं इस विधि में भी। लाभ में एक लाभ और भी है जो छूट गया है, तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस विधि में सब लाभ एक ये भी है कि इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें इसलिए कम खर्च भी होता है। कोई किसी तरह की प्रयोगशाला, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट ना, कोई उपकरण आदि की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी उपकरण के इस विधि से अध्ययन संभव है, तो इसमें कम खर्च भी होता है। अब इसकी हानियां क्या है? हानियां है मानसिक क्रियाओं का स्वरूप अस्पष्ट एवं अव्यक्त होता है। तो मानसिक क्रियाओं का स्वरूप दिखता तो है नहीं, अस्पष्ट होता है। तो जो बता रहा है व्यक्ति, जिस पर हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तो वह किस तरह से बता पा रहा है, वह सही से बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा। कभी कभी व्यक्त नहीं कर पाता है अपनी भावनाओं को। हर व्यक्ति तो अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाता है ना।
तो जो स्वरूप है उसको पहले क्लियर समझ आना चाहिए, तभी तो वो सूचना देगा दूसरे व्यक्ति को। सूचना दाता अगर सही सूचना नहीं देगा तो प्रयोग कैसे संभव है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मानसिक क्रियाओं की गत्यात्मकता एवं अस्थिरता। तो मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, गत्यात्मक होती हैं। जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध के समय ही तो उसके आत्मनिरीक्षण नहीं हुआ ना, उसके समय के बाद हुआ, तब उसका क्रोध शांत हो चुका हुआ। तब जब हम उसका आत्मनिरीक्षण किया गया तो उसने उस तरह की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया जो क्रोध की अवस्था में थी उसकी, क्योंकि वो व्यवहार तो गत्यात्मक होता है, चेंज हो गया, क्रोध अब इस समय तो रहा नहीं। और अस्थिरता होती है, इस तरह के व्यवहार में कोई अगर क्रोध है तो परमानेंट क्रोध ही तो बना नहीं रहेगा। प्रेम की अगर उसके अंदर कोई अनुभूति हो रही है तो बराबर कंटिन्यूअसली वही तो बनी नहीं रहेगी। तो ये एक तरह से मानसिक क्रियाएं गत्यात्मक और अस्थिर होती हैं, इसलिए भी जो परिणाम मिलते हैं वो उतने शुद्ध नहीं हो पाते। तीसरा क्या है, बाह्य भौतिक उद्दीपनों द्वारा ध्यान भंग होना। जब हम किसी का आत्मनिरीक्षण कर रहे होते हैं तो दो क्रियाएं हो रही होती हैं, एक तो मानसिक क्रियाएं, और मानसिक क्रियाओं में बाह्य जो भौतिक उद्दीपक होते हैं वो मानसिक क्रियाएं जब हो रही होती है तो उसका ध्यान भंग कर देते हैं। तो जो सूचना प्राप्त होती है वो इतनी स्पष्ट और शुद्ध नहीं होती है। एक ही मानसिक प्रक्रिया का विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन असंभव। एक ही मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन दूसरा मनोवैज्ञानिक उसी का नहीं कर पाता, क्योंकि जो मानसिक प्रक्रिया है वो चेंज हो चुकी होती है, भावनाएं भी बदल चुकी होती, तो एक ही मनोवैज्ञानिक उस मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, इसलिए विश्वसनीयता में भी कमी आ जाती है। अब इस विधि से प्राप्त ज्ञान का आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिक होना। जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सूचना प्राप्त होती है वो आत्मनिष्ठ होती है, व्यक्ति के द्वारा स्वयं दी गई होती है, और व्यक्तिक होती है तो बहुत सी सूचनाएं ऐसा कि व्यक्ति नहीं बताता है, वह समाज के भय से, या कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो अनैतिक उससे प्रदर्शित हो रही हैं तो वो सूचनादाता को नहीं देना चाहता है, तो वह नहीं बताता है, क्योंकि यह आत्मनिष्ठ है, जिन चीजों को वह बताना चाहेगा वही तो बताएगा। इसके अलावा यह असमान व्यक्तियों पर इसका प्रयोग असंभव है। असमान व्यक्ति अपना अंतर्निरीक्षण करके अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। असामान्य के साथ ही बच्चों पर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा अपनी भावनाओं को, मानसिक क्रियाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, बच्चों पर, असमान व्यक्तियों पर, तो यह जो विधि है सिर्फ वयस्कों पर प्रयोग की जा सकती है जो अपना अंतर्निरीक्षण कर पाने योग्य हो। ठीक है, तो बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, असमान व्यक्ति भी नहीं कर पाते, तो इस तरह से यह समान व्यक्तियों और वयस्कों के लिए ही विधि हो गई, तो इसका जो दायरा है वो सीमित हो गया। इस तरह से इस विधि के ये कुछ दोष भी हैं। ठीक है, इस तरह से इस विधि में ये दोष पाए जाते हैं आत्मनिरीक्षण विधि में। जैसे कि हर विधि में कुछ लाभ और हानि होती है, तो इसकी भी जब एग्जाम में आपसे पूछी जाए लाभ और हानियां बताइए या इसके महत्व और दोष बताइए, तो वो यही होते हैं, गुण या दोष बताइए तो भी वो यही होंगे। लाभ और हानि को महत्व, लाभ को महत्व गुण बोलते हैं, हानि को दोष बोलते हैं। थैंक यू।